सभी लोगों को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं रमेश बिरादर, सहायक प्राध्यापक, सरकारी महाविद्यालय चिड़गुप्पा से, और हमारा यहाँ सत्र जो BA 4th सेमेस्टर ऑप्शनल हिंदी, ऐच्छिक हिंदी के तौर पर गुलबर्गा विश्वविद्यालय से संलग्न चौथा सेमेस्टर 10वां सत्र। तो इस सत्र में जाने से पहले हम लोग देखेंगे कि हमने पिछले सत्र में देखा कि संपर्क भाषा किसे कहते हैं और संपर्क भाषा का मूल और संपर्क भाषा के तौर पर हिंदी का स्थान और हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में किस तरह से उसका विकास हुआ, यह सब कुछ हमने पिछले सत्र में देखा। तो इस सत्र में हम देखते हैं कि राष्ट्रभाषा यानी हिंदी भाषा के विविध रूप में राष्ट्रभाषा का 10वां सत्र। तो इस राष्ट्रभाषा के बारे में, राष्ट्रभाषा को देखने से पहले हम थोड़ा सा देखें तो किसी भी भाषा हो, कोई भी भाषा हो, तो वो बोली होती है। पहले क्या होती है? वो बोली होती है। बोली ही आगे चलकर सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक आदि कारणों से कोई बोली विकसित होकर वहां भाषा का रूप धारण करता है। तो बोली भाषा होना मतलब क्या है कि वहां बोली, छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली क्या है? ये सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक और राजनीतिक कारणों से। आप सभी लोगों को पता है कि हिंदी राजनीतिक कारणों से, धार्मिक कारणों से, आर्थिक कारणों से किस तरह से जो खड़ी बोली हिंदी थी वहां एक बहुसंख्यक लोग बोलने वाली बोली से भाषा बनी। भाषा वहां सत्र हमने पहले सत्र में ही देखा है। तो हम देखते हैं कि यहाँ सभी कारणों से बोली क्या हो जाती है? विकसित होकर भाषा बन जाती है या भाषा का रूप धारण कर लेती है, और उसका जो प्रयोग होता है वहाँ विस्तृत रूप में होने लगता है, और भिन्न भिन्न बोलियों के प्रयोक्ता भी समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उस भाषा का प्रयोग करने लगते हैं, क्योंकि भाषा जो है वो बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। और जैसे कि हमारी हिंदी की भाषा और बोली, हिंदी भाषा की उपभाषाएं और बोलियां, वहाँ सत्र में हम जाएंगे तो हिंदी की 18 बोलियां हैं, उपभाषाएं 5 है। तो इन 5 उपभाषा और 18 बोलियों में विस्तृत रूप से जो आधुनिक काल में आते आते हिंदी का रूप धारण करता है वो खड़ी बोली हिंदी है। तो यहाँ क्या हो जाता है? बड़े बड़े विद्वान जो होते हैं वहाँ भी विभिन्न क्षेत्रों के लोग जो होते हैं वहाँ भी उसी भाषा को, यानी जो भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जा रही है और राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों से विकसित होकर आई है, वहाँ बोली भाषा बनी हुई है, उसी का प्रयोग करने लगते हैं। यानी समाज के जो बड़े बड़े क्षेत्र के लोग हैं वहाँ उसी का प्रयोग करने लगते हैं, और विद्वानों के प्रयासों से भाषा के रूप को भी स्थायित्व मिलता है। यानी भाषा जो होती है उसे भाषा जब कन्वर्ट करते हैं तब उसको एक स्थायित्व रूप, सभी लोग माने जैसा एक तरह का रूप उसको मिलता है। यही जो रूप मिलता है उसे ही हमने क्या बुलाया है? आप लोगों को एक प्रश्न, भाषा का स्थायी रूप या भाषा का विकसित रूप या भाषा का एक रूपता, उसे हम क्या कहते हैं? हाँ, मानक हिंदी कहते हैं, या मानक रूप बन जाती है भाषा की। वहाँ कोई भी भाषा हो, मानक रूप बन जाता है। और जो शिष्ट जन है मानक रूप के प्रयोग करने लगते हैं, यानी शिष्ट जन यानी बड़े बड़े व्यक्ति, वहाँ किसी भी क्षेत्र के हो, बड़े बड़े क्षेत्र के जो भी यानी
साहित्यिक क्षेत्र से आ सकते हैं, राजनीतिक क्षेत्र से आ सकते हैं, आर्थिक क्षेत्र से आ सकते हैं, वहाँ सभी लोग उस मानक भाषा की उपयोग करने लगते हैं। तथा सामान्य जन होते हैं, वे भी अपने व्यक्तिंच यानी अपने क्षेत्र में या क्षेत्रीय प्रभाव को छोड़कर दूसरी जगह जब जाते हैं, वो भी लोग जो छोटे छोटे बोली बोलने वाले जब बड़े क्षेत्र में चले जाते हैं, तब वहाँ भी उस भाषा का प्रयोग ही करने लगते हैं। उदाहरण के लिए हमारी बोली कन्नड़ा है, तो हम लोग दिल्ली जाएंगे बड़े क्षेत्र में, तब हम लोग कन्नड़ा ही बोलते फिरेंगे क्या? नहीं, क्या करेंगे? हमारी भाषा कौन सी होगी? हिंदी हो जाएगी। इसी तरह से तो वो बड़ा जब क्षेत्र बदलता है, तो बड़ा क्षेत्र जब बदलता है तो वहाँ क्या हो जाता है, वहाँ बोली को छोड़कर भाषा का प्रयोग करने लगता है सामान्य व्यक्ति भी। विद्वान जो लोग हैं वहाँ भी भाषा के विद्वानों से जो भाषा में जो बदलाव होता है, यानी जो मानक रूप जो लेता है, वहाँ भाषा आगे चलकर उसको भी एक स्थायित्व रूप मिल जाता है, तो वहाँ एक आदर्श रूप ग्रहण करता है, वही मानक बन जाता है। और हम देखते हैं कि शिष्टजन का मानक रूप यानी शिष्टजन यानी बड़े बड़े व्यक्ति जो इस देश को चलाने वाले हो या कोई भी राजनीतिक, शिष्टजन यानी एक उच्च स्तर वाले मानक रूप का प्रयोग करने लगते हैं। यह बात हमने देखा, तो धीरे धीरे वह जो भाषा है उन्नत होकर यह मानक भाषा संपूर्ण राष्ट्र की सामाजिक सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधित्व करने लगती है। समझ में आया आप लोगों को? यानी किस तरह से वह बदलता है। एक बोली जो कई क्षेत्रों में बोली जाती है, उसे हम क्या कह दिए? भाषा कह दिए। जो भाषा है वह भाषा क्या हो गया कि वहाँ उसका जो स्वरूप है वो बदलने लगा। यानी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी स्तरों पर सभी लोग उसका उपयोग करने लगे और वहाँ उसका क्षेत्र विस्तृत होने लगा। तो जैसे जैसे उसका क्षेत्र विस्तृत होने लगा, वहाँ एक स्थितिबद्ध रूप यानी एक स्थिति का एक स्वरूप, एक एकता की एक स्वरूप पा गई वह भाषा पाती है। वहाँ उसे ही हम मानक भाषा कहते हैं। तो यहाँ मानक जो भाषा होती है, वहाँ धीरे धीरे उन्नत होकर क्या हो जाता है, एक संपूर्ण राष्ट्र में यानी संपूर्ण एक राष्ट्र की सामाजिक संस्कृति की विरासत की धरोहर बन जाता है। यानी उसका प्रतिनिधित्व, देश की प्रतिनिधित्व करने लगता है। तो इस पे मैं प्रश्न करूं तो भारत देश की प्रतिनिधित्व करने वाली भाषा आप किसे बुलाएंगे? ऑप्शनल दो, हिंदी, उर्दू, कन्नड़ा, इंग्लिश। जाहिर है वह हिंदी है। उस क्षेत्र के निवासियों का उस भाषा के प्रति भावात्मक लगाव हो जाता है। यानी एक तरह से वो भाषा जो बड़ा प्रतिनिधित्व करता है, वहाँ भावात्मक उससे लगाव हो जाता है। वे राष्ट्रीय प्रतीकों के समान उसकी प्रति गौरव की भावना रखने लगते हैं। तब उस भाषा को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो इसी के लिए मैं डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी जी का शब्द उपयोग करना चाहता हूँ। उन्हीं के शब्दों में मैं पढ़ के बताना चाहता हूँ। तो यहाँ भोलेनाथ तिवारी जी लिखते हैं, जब कोई भाषा आदर्श भाषा बनने के बाद भी उन्नत होकर और भी महत्वपूर्ण बन जाती है तथा पूरे राष्ट्र या देश में अन्य भाषा क्षेत्र पा जाती है, पूरा राष्ट्र भाषा का पद पा जाती है। राष्ट्रभाषा के संबंध में उपर्युक्त मत से यह स्पष्ट है कि जिन देशों में किसी एक भाषा का प्रयोग होता है, वहाँ की भाषा राष्ट्रभाषा का पद आसानी से प्राप्त कर सकता है। परंतु भारत जैसे बहुभाषीय देशों में राष्ट्रभाषा का स्वरूप
उतना स्पष्ट नहीं हो पाता। ऐसे देशों के निवासी अपनी क्षेत्रीय भाषा के प्रति भी भावनात्मक लगाव रखते हैं, उसकी प्रगति के लिए प्रयासरत रहते हैं। तो वहां लिखते हैं, देखो, कभी कभी ऐसी भी स्थिति भाषा में स्थिति प्रतिस्पर्धा दिखाई देती है। हिंदी भारत के अधिकांश भूभाग के निवासियों की भाषा है। तो वहां पर बोलते हैं कि हिंदी बोलने समझने वालों की संख्या भारत के सभी प्रदेशों में पर्याप्त रूप से है। हिंदी को भारत के सभी प्रदेशों में अपेक्षित महत्व मिला है। यहाँ महत्व दिलाने में गैर हिंदी भाषी भी उसके योगदान उनका भी रहा है। यहाँ कौन कहते हैं? हमारे भाषाविद जो भोलेनाथ तिवारी जी है वहाँ कहते हैं। तो यहाँ भाषा का अवधारणा हमने देखा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि राष्ट्रभाषा जो है वहाँ किस तरह से राष्ट्रभाषा कहलाता है। तो यहाँ उसके बाद हम देखते हैं कि राष्ट्रभाषा का प्रयोग जो जहाँ पर होता है, जिन देशों की किसी एक भाषा का प्रयोग होता है वही उसी को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो भारत जैसे देशों में राष्ट्रभाषा का स्वरूप जो है वहाँ उतना स्पष्ट नहीं हो पाता है। यानी हमने पहले ऊपर कहा है, भारत देश 32 राज्यों से जुड़ा हुआ। तो 32 राज्यों में हर राज्य में उनका मातृभाषा है, जैसे कि हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, मलयालम। तो ऐसे वे अपने खुद की भाषा को भी मातृभाषा समझते हैं और वे कई बार उनमें नहीं, हम राष्ट्रभाषा से हम अपनी भाषा को ज्यादा तवज्जो देंगे, यहाँ बात वहाँ कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, तो राष्ट्रभाषा हिंदी के रूप में उसका स्वरूप हम देखते हैं तो वहाँ उतना स्पष्ट नहीं होता। यानी साधारण से लेके शिक्षित वर्ग तक सबके द्वारा प्रयुक्त जाने वाली भाषा को सर्वसामान्य रूप हम देखते हैं। इसका प्रयोग भारत में हम अधिकांश भूभाग में किया जाता है। यानी जो हिंदी का जो स्वरूप है राष्ट्रभाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं हमने पहले इसमें देखा। तो यहाँ पर ही मैं जिसे राष्ट्रभाषा किसे बुलाते हैं, तो राष्ट्रभाषा किसे बुलाते हैं जब कोई आदर्श भाषा बनने के बाद उन्नत होकर और भी महत्वपूर्ण बन जाती है और पूरे राष्ट्र या देश के अन्य क्षेत्र में, अन्य परिवार क्षेत्र में, यानी अन्य भाषा क्षेत्र में उसका प्रयोग सार्वजनिक कामों के लिए उपयोग होता है, वहाँ राष्ट्रपद मिल जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भारत देश के निवासी क्षेत्रीय भाषा के प्रति भी भावनात्मक लगाव रखते हैं। तो इसलिए राष्ट्रभाषा के स्वरूप में हम जब हिंदी को देखते हैं तो राष्ट्रभाषा के रूप में हम हिंदी को जब देखते हैं तब शिक्षित वर्ग से लेकर साधारण वर्ग तक बोली जाने वाली भाषा सर्वसामान्य रूप जो होती है, इसका प्रयोग भारत के कई अधिकांश भूभाग में किया जाता है। वो कौन सा है? हिंदी। इस हिंदी भाषा को पश्चिम राजस्थान से, हरियाणा से लेकर उत्तर में हिमाचल प्रदेश और पूर्व में बिहार, झारखंड तथा छत्तीसगढ़ तक प्राय सभी इलाकों में इसका प्रयोग होता है। हिंदी लगभग 11वीं शताब्दी से भारत के अधिकांश भूभाग में बोली जा रही है। राष्ट्रभाषा का स्वरूप हमारे हिंदी की जो राष्ट्रभाषा बननी चाहिए, क्यों बननी चाहिए, इसका एक विस्तार से हम जानेंगे। तो हम देखते हैं 10वीं शताब्दी में छंदबरदाई, विद्यापति, सुर, 15वीं शताब्दी में भक्ति साहित्य में सुर, तुलसी, जायसी, कबीर, वोदा, बिहारी, घनानंद, भरतेंदु, अनेक कवियों ने हिंदी की विभिन्न बोलियों का साहित्य रचना करा और इसे समृद्ध किया। परंतु सर्वमान्य एकमात्र भाषा के रूप में आदर्श हिंदी का यहाँ स्वरूप इसे द्विवेदी युग में ही
मिलना प्रारंभ हो गया और विस्तृत अर्थ में वहाँ 18 बोलियों को समेट कर 17 से 18 बोलियों को समेट कर हिंदी का आज आदर्श रूप वस्तुतः हमें मिलती है। वहाँ दिल्ली मेरठ की बोलने वाली खड़ी बोली भाषा ही हमारी मिलती है। और यहाँ हम देखते हैं कि 1915 में गांधी जी भी जब भरूच में हुई थी, भरूच में होने वाली जो गुजरात शिक्षा परिषद की अधिवेशन में सभापति के रूप में गांधी जी जो भाषण देते हैं, उस भाषण का थोड़ा सा विचार हमें देखना चाहिए कि वहां कहते हैं क्योंकि देश एक हो तो एक भाषा जरूरी है। ध्वनि और शब्द के रूप में मानक भाषा जो हिंदी का विकास किया गया, वहां भारत की एक राष्ट्रभाषा के रूप में उभारने के लिए 1915 में गांधी जी जो शिक्षा परिषद के अधिवेशन के सभापति थे, वहां राष्ट्रभाषा के बारे में यह बात कहते हैं। वहां कहते हैं कि जरूरी है कि भारतवर्ष के बहुत से लोग उस भाषा को बोलते हो, यानी राष्ट्रभाषा किसे हम करेंगे। तो इसके बारे में वहां बोलते हैं कि राष्ट्रभाषा हम जिसे बुलाएंगे वहां भारत के ज्यादा से ज्यादा लोग उसे बोले और उस भाषा के द्वारा भारतवर्ष का आपसी धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवहार संभव हो। यानी जिस भाषा को हम उपयोग कर रहे हैं वहां, इसलिए इंग्लिश को हम राष्ट्रभाषा का रूप नहीं दे सकते, क्योंकि वहां आपसी धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवहार उससे संभव हो। राष्ट्र के लिए वह भाषा आसान होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या चाहिए, हमें आसान भाषा चाहिए। अलमदारों के लिए, यानी जो काम करने वाले हैं, वहां उनके लिए भाषा सरल होनी चाहिए। उस भाषा का विचार करते समय किसी क्षणिक या अल्प स्थायी स्थिति पर जोर नहीं होनी चाहिए। यहाँ सब कुछ गांधी जी कहते हैं, यानी अंग्रेजी भाषा की ओर वहाँ इसका भी वहाँ बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि वहाँ विचार करते समय किसी क्षणिक या अल्पस्थायी मतलब के लिए भाषा, राष्ट्रभाषा ना चुनी जाए। तो ये जो लक्षण गांधी जी ने बोला था, वहाँ अंग्रेजी में इसके कोई लक्षण नहीं है। तो इसके लिए हम आज देखते हैं कि काम करने वालों के लिए भी अंग्रेजी सरल नहीं है। सरल है तो वहाँ है हिंदी। तो पहला लक्षण हम देखते हैं, फिर दूसरा लक्षण पे जाएंगे। ये 5 लक्षण उन्होंने बोला था। तो दूसरे लक्षण का विचार जब हम करते हैं, तो जब तक अंग्रेजी भाषा का हमारा जन समाज में बोलने न लग जाए, जब तक यहाँ मुमकिन न हो, तब तक हमारा धार्मिक व्यवहार अंग्रेजी में चल नहीं सकता। मैंने पहले ही बोला, जो बात धार्मिक और सांस्कृतिक में वहाँ नहीं आ सकता। समाज में अंग्रेजी का इस हद तक फैला जाना मुमकिन नहीं है। और तीसरा लक्षण जो उन्होंने कहा कि भारतवर्ष के बहुजन समाज की भाषा जो नहीं होती है, उसे हम नहीं अपनी राष्ट्रभाषा उसे हम नहीं बना सकते। तो हिंदी के बहुभाषी, यानी हम लोग देखते हैं 15-16 राज्यों में भी हिंदी आज हम देखते हैं। तो आज हम संपूर्ण भाषी क्षेत्र में हिंदी जो है क्षेत्रीय भाषा के रूप में, और या क्या बोलते हैं उसे, पूरी भारत देश के सभी जगह पर हिंदी का प्रयोग होता रहा है। और सभी क्षेत्रों में, अहिंदी क्षेत्रों में भी हिंदी का बोलचाल हम देखते हैं। तो राजनीति हो या व्यवसाय हो, संचार माध्यम हो, धर्म हो, विभिन्न क्षेत्र, विज्ञान, हर जगह पर हिंदी भाषा का उपयोग होता है। तो भारत में हिंदी जानने वालों की जो संख्या है वो 75 करोड़ लगभग है। हिंदी की आस्था, रीति रिवाज की भाषा है। तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक लगभग सभी तीर्थों
और धार्मिक स्थलों पर हिंदी का प्रयोग हम लोग देखते हैं। होली हो या दिवाली हो, दशहरा हो या रक्षाबंधन हो, सभी त्योहारों के भजन, गीत और मस्ती की भाषा जो है वह हिंदी है। तो इस तरह से हिंदी के अनेक लोक नाटक है, हिंदी के फीचर फिल्म्स है, लोकगीत है, सभी हिंदी के साहित्य से भरे पड़े हुए हैं। अलग अलग प्रदेशों के लोगों की आशा आकांक्षाओं का स्वप्न तथा निराशा को व्यक्त करने के लिए राष्ट्रभाषा हिंदी पूरी तरह से क्या है, भारत की एक सूत्र में बांधने वाली भाषा हिंदी है। तो हम देखते हैं कि भक्ति काल में जो सूफी कवि या हमारे राम भक्ति कवि, कृष्ण भक्ति कवि, सभी लोगों ने भारत में एक सूत्रता लाने के लिए हिंदी का प्रयोग वे लोग भी करते हैं। दक्षिण भारतीय प्रचार सभा हिंदी को महात्मा गांधी जी ने भी अपने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए महात्मा गांधी जी दक्षिण भारत प्रचार सभा का भी उन्होंने गठन किया था। तो और 1915 में गुजरात शिक्षा परिषद जहाँ हुआ था वहाँ पर भी वे मैंने अभी कहा कि इसके अलावा वे दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा जैसी संस्थाओं का उन्होंने स्थापना की और वे हिंदी को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारा भारत देश में योगदान भी दिया है। तो आज हम हिंदी फिल्मों में, दूरदर्शन में, हर जगह पर उसका योगदान हम देखते हैं। तो हिंदी आज राष्ट्रभाषा है, मगर वहाँ संविधान में उसका जो क्षेत्र है वो वहाँ राजभाषा हिंदी के रूप में जब अगले सत्र में आएंगे तो संविधान में हिंदी की किस तरह से उसका क्षेत्र है या कौन सी कहाँ पर हिंदी आज संविधान में परिभाषित है, यहाँ हम आगे राजभाषा अधिनियम के तहत देखेंगे। तो हिंदी सभी प्रदेशों की भाषा बन गई है, तो वहाँ एक राष्ट्रभाषा बनना है और राष्ट्रभाषा है मगर संघ की भाषा है। राजभाषा अधिनियम के तहत वो संघ की भाषा है। तो वहाँ किस तरह से संघ की भाषा हुआ वो अगले सत्रों में हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम राष्ट्रभाषा हिंदी का जो स्वरूप है वो राष्ट्रभाषा क्यों नहीं होना चाहिए, इसके बारे में हमने देखा कि हिंदी प्रदेशों में उसका बहुत सारा, भारत के 75 करोड़ लोग हिंदी का उपयोग करते हैं, तो लगभग 1/3 लोग हिंदी का उपयोग करते हैं। तो हिंदी का जो यहाँ स्वरूप है वहाँ राष्ट्रभाषा के रूप में बहुत सही बैठता है। तो हिंदी के लक्षण, हिंदी के बारे में हमने देखा कि राष्ट्रभाषा के रूप में हम हिंदी को मानते हैं, अभी भी मानते हैं। संवैधानिक स्थापना यानी संविधान के तरफ से राष्ट्रभाषा अभी स्वीकार्य नहीं है, तो उसके क्या कारण है वो सब बाद में आगे देखेंगे। मगर राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास किस तरह से हुआ, यानी राष्ट्रभाषा बनी तो इन सभी जगह पर, इन्हीं सभी क्षेत्रों में हम हिंदी को देखते हैं। तो वहाँ राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी किस तरह से, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास किस तरह से हुआ, इसका हम अगले सत्र में हम देखेंगे। तो सारांश ये है कि राष्ट्रभाषा के विषय में देखा जाए तो हिंदी आज संपूर्ण हिंदी भाषी क्षेत्र, कतिपय हिंदी क्षेत्रों में भी व्यापक प्रयोग हो रहा है। इन क्षेत्रों में हिंदी बोलचाल की साहित्यिक, राजनीतिक, शिक्षा, व्यवसाय, संचार माध्यम का वहाँ रूप ले चुकी है। भारत में लगभग 80 करोड़ लोग, अभी मैंने कहीं पर लिखा हुआ देखा 1911 के इसमें 75 करोड़, और आगे हम देखते हैं तो 80 करोड़ लोग, लगभग 80 करोड़ तक लोग क्या करते हैं, हिंदी को समझते हैं और बोलते हैं और अपने उपयोग में लाते हैं। तो आपको इन सब के बारे में ज़्यादा और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप भाषा विज्ञान डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी जी का किताब महल में मिलता है आपको पुस्तक। किताब महल प्रकाशन दिल्ली
भाषा और भाषा विज्ञान गरिमा श्रीवास्तव का, संजय प्रकाशन दिल्ली। प्रयोजन मूलक हिंदी की नई भूमिका कैलाशनाथ पांडे, लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद। भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा नरेश मिश्रा जी का, संजय प्रकाशन दिल्ली। यहाँ सब पुस्तकों को आप उपयोग कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का जो हमारा स्वरूप हिंदी भाषा का राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का स्वरूप, यह सत्र हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। अगले सत्र में हम देखेंगे कि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास किस तरह से हुआ। तो यहाँ सत्र मैं यहाँ पर ही समाप्त करता हूँ। सभी लोग अच्छे रहे, खुश रहे, आरोग्य से रहे, यहाँ बोलते हुए मेरा आज का सत्र समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक।